हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का दोस्तों फिजिक्स का पेपर, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान का पेपर मिलेगा, जो कि दोस्तों आपका ओरिजिनल पेपर है और ये आपका 2019 में पूछा गया था पणजी में दोस्तों, गोवा में। तो आराम से आप क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों भौतिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके सेक्शन नंबर सी में आते हैं 11 से लेकर 25 तक। तो यहाँ पर आपको पहले वाले पार्ट में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चनों को बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आप आराम से क्वेश्चनों को देखें और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों नोट करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, एक काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, निम्न किस दर्पण से बनता है। यानी कि आपको बताना है अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई विच टाइप ऑफ मिरर। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले आप समझेंगे जो वर्चुअल इमेज होती है क्या होती है। वर्चुअल इमेज होती है दोस्तों एक होती है आपकी रियल इमेज, यानी कि आप इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसको कहते हैं दोस्तों आप काल्पनिक। दोनों में अंतर क्या होता है, यहां पर देखिए दोस्तों जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल वाली, यह आपकी स्क्रीन पे फॉर्म दोस्तों नहीं होती, यानी कि आप कहेंगे स्क्रीन पे दोस्तों आपको इमेज नहीं मिलती है, जबकि जो रियल वाली होती है वो आपको ऑन स्क्रीन मिलती है। यानी कि जो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी दोस्तों, ये आपकी कन्वर्जिंग रेज का कलेक्शन होता है और जो यहाँ पर आपको इमेज मिलती है ये आपका डाइवर्जिंग रेज का कलेक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर दोनों में ये दोस्तों मेन अंतर होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कि आपको वर्चुअल प्राप्त करनी है, तो वर्चुअल यहाँ पे देखिए आपको मिलती है दोस्तों प्लेन के द्वारा भी मिलती है, प्लेन मिरर के द्वारा, और आपको यहाँ पर कॉन्वेक्स के द्वारा भी मिलती है, और यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर के द्वारा भी दोस्तों मिलती है। मेनली यहाँ पर आपको मिलती है दोस्तों प्लेन मिरर के द्वारा, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा, और कॉन्वेक्स के द्वारा भी आपको मिलती है। कॉनकेव के द्वारा दोस्तों आपका केवल एक केस होता है जहाँ पर आपको मिलती है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिया है दोस्तों कि जो इमेज होगी प्रतिबिंब से दोस्तों क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, जो इमेज होगी वो दोस्तों लार्जर देन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में यदि आप देखें दोस्तों तो केवल आपका कॉनकेव मिरर आता है। यानी कि यदि आप कॉनकेव मिरर में देखें दोस्तों, यहाँ पे एक केस होता है, यहाँ पर आप कोई कॉनकेव मिरर को लें और ऑब्जेक्ट को दोस्तों आप मेन फोकस और पोल के बीच में रखें। यहाँ पर आपका पोल है और यहाँ पर दोस्तों आपका मेन फोकस है। तो यहाँ पर यदि आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं दोस्तों कहीं पे, तो जो इमेज मिलेगी यहाँ से आपकी जाने वाली आपको परावर्तन के बाद यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, और जो यहाँ से जाती है दोस्तों आपको यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। यानी आप इनको कहाँ मिलाएंगे, आप इनको आगे जाके मिलाएंगे दोस्तों, और जब यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी इमेज मिलेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका छोटा था, इमेज दोस्तों बड़ी मिलती है। और ये आपका दोस्तों ओनली वन केस होता है जब आपको कॉनकेव में इमेजनरी यानी कि दोस्तों वर्चुअल इमेज मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम होता है, या आपका सीजीएस होता है, या एमकेएस पद्धति होती है। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया है सीजीएस में पूछा गया है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति में, या फिर आप कहें सिस्टम में दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप बल के मात्रक की बात करें, बल यानी कि फोर्स, एसआई में दोस्तों न्यूटन होता है, और यदि आप बात करें सीजीएस में दोस्तों यह आपका डाइन होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला, तो आप डाइन में टिक कर देंगे। वैसे ही दोस्तों जो आपका अर्घ होता है, अर्घ होता है वर्क का, वर्क का यानी कि कार्य का। आप जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी यहाँ से आप 1 अर्घ इक्वल टू निकालेंगे तो अर्घ इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये भी आपका पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बल की इकाई 1 न्यूटन का मान है, यानी कि आपको बताना है 1 न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो फोर्स की यूनिट होती है वो आपने देखिए एसआई में क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। और आप जानते हैं दोस्तों न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से
क्या कहता है दोस्तों, F इक्वल टू क्या मिलता है आपको, F इक्वल टू मिलता है ma, यानी कि दोस्तों आपको मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन मिलता है। यदि आप देखें दोस्तों इन केस ऑफ अर्थ, मान लीजिए कोई आपने बॉडी m मास की प्लेस की है दोस्तों अर्थ के सरफेस पे, यानी कि अर्थ के सरफेस पे यानी पृष्ठ पर आपने रखी है, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, A इक्वल टू आपका G हो जाएगा, और m को दोस्तों यहाँ पर आप ले लें, यदि आपको 1 न्यूटन बताना है, 1 न्यूटन इक्वल टू बताना है दोस्तों, तो मास को आप ले लेंगे 1 किलोग्राम। और आप जानते हैं अर्थ के सरफेस पे G का मान क्या होता है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप मान को रखेंगे दोस्तों m के स्थान पर 1 किलोग्राम इंटू G के स्थान पे 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ से आपको मिलेगा 9.8 किलोग्राम गुणा मीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको देखिए डी वाला दिखता है, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के नज़दीक आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि आपको बताना है एट सनराइज एंड सनसेट टाइम स्काई नियर ऑफ द सन लुक्स रेड ड्यू टू। आपने देखा होगा दोस्तों, यदि आप सन को देखें तो उसके नियर में जो स्काई होता है यानी कि जो आकाश होता है वो दोस्तों आपको रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जब सूर्य राइज होता है या फिर सनसेट होता है दोस्तों, यानी कि छुपता है, तो ये क्षैतिज पे होता है, यानी कि यहाँ पर होता है दोस्तों नीचे, तो यहाँ से आपकी आंखों पर जो प्रकाश पड़ता है वो दोस्तों कैसे पड़ता है, वो आपका तिरछा पड़ता है, यानी कि जो आपकी दोस्तों शॉर्टर वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, यानी कि जो आपकी कम तरंग दैर्ध्य वाली जो रंग होते हैं दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि उनका दोस्तों प्रकीर्णन पूरा हो जाता है। लेकिन जो आपका रेड होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का होता है विजुअल लाइट में, तो इसीलिए इसका दोस्तों क्या होता है, लीस्ट स्कैटरिंग होती है। तो इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर आपका जो लाल वाला रंग है वो आपको वहाँ पे ठहरा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके यहाँ पे सिग्नल लाइटें होती हैं, वहाँ पर आप देखते हैं रेड कलर दोस्तों आपको क्या दिखता है, वहाँ पर आपको दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या होता है दोस्तों, लेस स्कैटर होता है। तो यही वाली कंडीशन दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई होती है, यानी कि आप यहाँ पर कह देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी वाला दिखता है, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है, यानी कि आपको बताना है द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन। दोस्तों यहाँ पे देखिए, माना यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को आप लें, यानी वस्तु को आप लें जिसका मास m है और वेलोसिटी आप मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ में दोस्तों ये गतिमान है, यानी कि मोशन में है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका मान k इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी वाला दिखता है, मास एंड वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब एक धातु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध, यानी कि आपको पूछा गया है व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप बात करें मेटल यानी कि धातु की, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, माना यहाँ पर कोई धातु आपके पास में है, मेटल है, यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि दोस्तों आप तापमान को बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इनकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है दोस्तों, थर्मल जो वेलोसिटी होती है उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसका मान बढ़ जाएगा, यानी ये आपके दोस्तों पहले की तुलना में ज़्यादा इधर उधर भागने लगेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दोस्तों इनके बीच में जो कोलिजन होता है, जो कोलिजन होता है दोस्तों, यानी कि जो टक्करें होती हैं, तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पदार्थ का प्रतिरोध है
यानी कि जो धातु का दोस्तों प्रतिरोध है या फिर आपके मेटल का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों उसका मान भी राइज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगा। यदि आप इसका डायग्राम देखें दोस्तों, आप यहाँ पर डायग्राम देख लेंगे, ये टेम्परेचर है और यहाँ पर आप मान लें ये आपका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ग्राफ आपको मिलता है इस प्रकार का मिलता है, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लगातार दोस्तों जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ता जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर के आधार पर आता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं दोस्तों, कंडक्टर का ग्राफ आपको ऐसे ही मिलता है, नॉन कंडक्टर का दोस्तों आपको इस प्रकार का मिलता है, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका आपको इस प्रकार का मिलता है। यानी कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर यानी कि जो अर्धचालक होते हैं दोस्तों उनका प्रतिरोध घटता है, लेकिन चालकों का बढ़ता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दृश्य प्रकाश में सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है, यानी कि आपको पूछा गया है लाइट विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज। यदि आप बात करें दोस्तों विजिबल स्पेक्ट्रम की, यहाँ पर क्या आते हैं दोस्तों VIVGYOR, यानी दृश्य प्रकाश में दोस्तों आपके 7 रंग आते हैं, जहाँ पर जो वॉयलेट है यानी जो बैगनी होता है दोस्तों ये आपका क्या है शॉर्टेस्ट क्या है दोस्तों वेवलेंथ है, और यहाँ पर जो रेड है ये आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, यानी कि इनकी दोस्तों सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, और जो बैगनी होता है उसकी कम से कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड होगा यानी कि जो लाल रंग होगा आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। जो आपकी दोस्तों लार्जेस्ट या फिर आप कहें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली होती है वो लेस या फिर आप कहें लीस्ट स्कैटर होती है, यानी उसका कम से कम प्रकीर्णन होता है, और ये दोस्तों आपका क्या होती है मोस्ट स्कैटर। तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तार की कुंडली जिसमें 5 घुमाव हैं का प्रेरकत्व L है। यदि समान तार की कुंडली में 20 घुमाव हों तो प्रेरकत्व का मान क्या होगा। यानी कि आपको पूछा गया है अ कॉइल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न्स हैज अ इंडक्टेंस L, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ सिमिलर कॉइल हैविंग 20 टर्न्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले आप समझेंगे जो आपका इंडक्टेंस होता है यानी कि जो प्रेरकत्व होता है दोस्तों ये क्या होता है। माना दोस्तों आपके पास में कोई कॉइल है इस प्रकार की, ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यदि आप यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दें, यानी कि दोस्तों आप चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई कर दें, तो क्या होता है दोस्तों इसमें एक प्रकार की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी को दोस्तों आप क्या कहते हैं इंडक्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो इंडक्टेंस होता है इसको आप एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टेंस एल, और जो यहाँ पर आपको पूछा गया है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जो फेरों की संख्या होती है, फेरों की संख्या दोस्तों आप n मान लें। तो इनमें जो ग्राफ होता है दोस्तों वो आपका इस प्रकार का आता है, यानी कि जैसे ही दोस्तों आप फेरों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो जो इंडक्टेंस का मान होता है यानी प्रेरकत्व का जो मान होता है लगातार इंक्रीज होता रहता है, यानी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आपको जाहिर तौर पर पता हो गया दोस्तों ये आपका इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। अब देखिए दोस्तों आपको रिलेशन पता होना चाहिए दोनों में, यानी कि रिलेशन बिटवीन इंडक्टेंस एंड नंबर ऑफ कॉइल n। L इक्वल टू होता है दोस्तों n² म्यू A/L। जहाँ पे देखिए माना यहाँ पर आपने कोई कॉइल ली है, जहाँ पे दोस्तों A क्या होगा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका A हो जाएगा, और म्यू दोस्तों यहाँ पे होती है म्यू इक्वल टू होती है परमेबिलिटी होती है, यानी कि दोस्तों आप इसको कहते हैं पारगम्यता। और वैसे आपको यहाँ पे A आपने देख लिया, L दोस्तों यहाँ पे लेंथ है, जो कॉइल की लेंथ होगी ये दोस्तों L है। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों यदि आप n को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे L बढ़ेगा, A बढ़ाने पर भी L बढ़ेगा, और यहाँ पे L को आप बढ़ाएंगे दोस्तों लेंथ को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे L का मान कम होता है। और यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों n के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शुरुआत में 5 घुमाव थे, यदि आपने 20 कर दिए तो आपने क्या कर दिया आपने 4 टाइम दोस्तों बढ़ा दिया। तो जो इंडक्टेंस का मान होगा दोस्तों ये आपका 4 टाइम का स्क्वायर कर देंगे, यानी 16 टाइम दोस्तों बढ़ जाएगा,
यानी आप कह देंगे दोस्तों पहले की तुलना में ये आपका 16 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी में ध्वनि का वेग 1440 मीटर पर सेकंड पाया जाता है। यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य 144 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति होगी। यानी कि आपको पूछा गया है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर फाउंड टू बी 1440 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ इज 144 मीटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई साउंड यहाँ पे है और साउंड की यहाँ पर आपको वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ इक्वल टू दोस्तों 144 मीटर, और वैसे यहाँ पर आपको दिया गया है वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी दी है, साउंड वेलोसिटी इक्वल टू दिया है दोस्तों आपको 1440 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको 1440 मीटर पर सेकेंड दी है। तो यहाँ पर आपको बतानी है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको आवृत्ति बतानी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों वेवलेंथ में, वेलोसिटी में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों वेलोसिटी इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप कहते हैं दोस्तों v इक्वल टू होता है वेवलेंथ को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप f से। तो इसे आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, f इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1440 अपॉन 144। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10। और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, ये आपकी होती है हर्ट्ज, यानी कि आप 10 हर्ट्ज कह देंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को तरल में रखने पर वस्तु से विस्थापित द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को कहते हैं। यानी कि आपको बताना है दोस्तों द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड। यानी कि यहाँ पर आप कोई लिक्विड ले लें दोस्तों, मान लीजिए लिक्विड है और यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें। ये ऑब्जेक्ट है, इसको दोस्तों आपने पानी के अंदर रख दिया, यानी कि प्लेस कर दिया। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो पानी होगा ये ऊपर की ओर डिस्प्लेस होगा, यानी कि यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित होगा दोस्तों ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है जो ऊपर की ओर लगने वाला दोस्तों एक प्रकार का ये डिस्प्लेस फोर्स है, इसे आप क्या कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का ये डिस्प्लेस फोर्स होता है। तो इसको आप क्या कहेंगे दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों आप इसको कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, यानी कि आप इसको कहते हैं दोस्तों बियॉन्ड फोर्स, या फिर आप हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन बल। और इसकी अवधारणा किसने की थी दोस्तों, यानी कि इसको किसने डिस्कवर किया था, ये क्या था, आर्किमिडीज ने। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। यदि आप देखें दोस्तों बल का मान, तो यहाँ पे देखिए जो F बॉयंट फोर्स होता है दोस्तों इक्वल टू होता है mg रो फ्यूड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। यानी कि mg क्या है दोस्तों, ये आपका मास इनटू ग्रेविटी है, यानी कि एक प्रकार से इसका भार है, या फिर आप कहें वेट है दोस्तों ऑब्जेक्ट का। और जो यहाँ पर रो है ये आपकी डेंसिटी है, यानी कि घनत्व होता है। ये द्रव का घनत्व है दोस्तों ऊपर वाला, नीचे वाला है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का घनत्व। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता लगता है, देखिए कौन सी वस्तु तैरेगी और कौन सी वाली डूब जाएगी। यदि यहाँ पे दोस्तों जो रो ऑब्जेक्ट है ये ग्रेटर होता है रो फ्लूइड की तुलना में दोस्तों, यानी कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इसका मान है, जो यहाँ पे फोर्स का मान है दोस्तों एफ बियॉन्ड का मान है, ये आपका लेस हो जाएगा वेट से, यानी कि mg से छोटा हो जाएगा ऐसे वाले केस में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, भार ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी यानी डूब जाएगी। वैसे आपका सेकंड वाला केस होगा, यदि आप इसको यहाँ पर कम कर दें, यानी कि फ्लूइड जो होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में दोस्तों जो बियॉन्ड का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो वस्तु होगी दोस्तों वो फ्लोट करेगी यानी कि तैरेगी। और थर्ड वाला केस होगा यदि दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों का मान बराबर होता है, तो ऐसे केस में एफ बॉयंट इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों mg, यानी कि वस्तु के वेट के इक्वल हो जाएगा, यानी भार के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में दोस्तों
जो ऑब्जेक्ट होगी वो आपकी सस्पेंड करेगी, यानी कि वहीं पे स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको तीनों कंडीशनें भी पता लगती हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो बचे क्वेश्चन हैं उनको आपको बताते रहेंगे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।